हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट होता है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उन केमिकल रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, वो एक्सेलरेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, in decomposition of N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 degrees Celsius, 5 hours at 25 degrees Celsius and 10 days at 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल के तौर पर जब N2O5 का डिकम्पोजिशन होता है तो हाफ मटेरियल डिकम्पोज होने में जो समय लगता है 50 डिग्री सेल्सियस पर वो 12 मिनट होता है, 5 आवर लगता है 25 डिग्री सेल्सियस पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर टाइम लगता है 10 डेज। मान लीजिए हमारे पास कंसंट्रेशन 100 है, 100 मोल पर लीटर। इसको हाफ डिकम्पोज होने में, यानी इसका 50 मोल पर लीटर डिकम्पोज होने में जो समय लगेगा, अगर हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 50% डिकम्पोज होने में 10 डेज लगेगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 5 आवर लगेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस है तो 12 मिनट लगेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो रिएक्शन का टाइम घटता चला जा रहा है। अगर रिएक्शन होने में टाइम घटेगा तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता चला जा रहा है। यू ऑल्सो नो दैट इन ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, potassium permanganate get decolorized faster at a higher temperature than that a lower temperature। और आपको ये भी पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड का जो मिक्सचर होता है उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट का डिकलराइजेशन होता है वो हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा तेज़ी से होता है लोअर टेम्परेचर के मुकाबले। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है दो। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल्ड। तो ये पाया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो रेट कांस्टेंट होता है केमिकल रिएक्शन का वो डबल हो जाता है। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की पावर n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जा रहा है तो रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी तो इंक्रीज होगा, वो भी तो डबल होगा। तो सिंपल क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इस पे ये नीट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन दो लाइन पे, इस पॉइंट पे। The temperature dependence of the rate of a chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation। तो जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो रेट की जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है उसको आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया गया है, सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डच केमिस्ट J.H. वांटहोफ, but Swedish chemist Arrhenius provided physical justification and interpretation। तो जो ये Arrhenius इक्वेशन थी ये सबसे पहले प्रपोज की गई थी डच केमिस्ट J.H. वांटहोफ ने, लेकिन जो स्वीडिश केमिस्ट थे Arrhenius, उन्होंने इसको जस्टिफाई किया और उसके बारे में सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दी, सही तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। जैसे कि Arrhenius इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल यानी E की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और जो A है वो है एरिनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और इस एरिनियस फैक्टर को हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इज ए कांस्टेंट स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जो ये एरिनियस फैक्टर होता है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। R इज ए गैस कांस्टेंट एंड EA इज एक्टिवेशन एनर्जी। जो यहाँ पर R है वो गैस कांस्टेंट है और EA आप ये देख रहे होंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको जूल्स पर मोल में मेजर्ड किया जाता है। और जो ये एरिनियस फैक्टर है ये रिएक्शन के लिए इसकी एक अपनी अलग वैल्यू होती है। इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। तो इसको हम इस सिंपल रिएक्शन से आसानी से समझ सकते हैं। वो क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, H2 प्लस I2 2HI का फॉर्मेशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस
only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form an unstable intermediate। तो आर्रेनियस के अनुसार ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आयोडीन के एक मॉलिक्यूल के साथ जाकर कोलाइड करे, यानी उससे जाकर जुड़े और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना दे। It exists for a very short time and then break up to form two molecule of hydrogen iodide। और जो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, उसके बाद ये टूट जाता है, टूटने के बाद दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बना देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्रेनियस ने क्या बताया, सबसे पहले हाइड्रोजन है और आयोडीन है, हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडीन आपस में बॉन्डेड हैं, ये रिएक्टेंट है। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़ेंगे, कोलाइड करेंगे और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देंगे, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना देंगे सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है सबसे पहले वो वीक हो जाएगा और जो ये हाइड्रोजन और आयोडीन है इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड बनने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉट डॉट से पार्शियल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड ये वीक होने लगा और आयोडीन के बीच में, और जो हाइड्रोजन और आयोडीन है उनके बीच में पार्शियल बॉन्ड बनने लगा। इस प्रकार के सब्सटेंस को कहते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अनस्टेबल बन गया। उसके बाद क्या होगा, जो ये इंटरमीडिएट है उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा समय के साथ साथ, यहाँ से ये बॉन्ड टूटने लगेंगे। टूटने के बाद जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है ये स्टेबल बॉन्ड बन जाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन आयोडाइड का बन जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इंटरमीडिएट बना, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हुए और हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल बन गए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नाउन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस इंटरमीडिएट को, जिस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर सी कहते हैं, इसको बनाने में जितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ये इंटरमीडिएट या फिर जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, इसे बनाने में कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA। फिगर 4.7 इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जो फिगर 4.7 है इसमें एनर्जी और जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है उसके बीच में ग्राफ बनाया गया है। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे उस समय एनर्जी में क्या चेंज आता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आप ये ग्राफ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है और इधर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी जैसे जैसे रिएक्शन होगी एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इनकी एनर्जी इतनी है, यहाँ से यहाँ तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी अपनी भी तो कोई एनर्जी होगी, तो रिएक्टेंट की जो अपनी एनर्जी है वो इतनी है, यहाँ तक इतनी एनर्जी यहाँ से शो की गई है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का एक बैरियर है, ये यहाँ पर एक बैरियर है। बैरियर का मतलब क्या है, अगर इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो जो एनर्जी का जो ये बैरियर है इसे इन रिएक्टेंट को पार करना होगा। कहने का मतलब है इन रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि जो एनर्जी का ये बैरियर है उसको ये पार कर जाएं और प्रोडक्ट बना जाएं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बैरियर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। इस एनर्जी के बैरियर में से अगर हम ये रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दें तो वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का ये बैरियर है, यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। पूरी में से हमने ये वाली माइनस कर दी तो जो ये वाली बची इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी तो पहले से ही रिएक्टेंट के पास है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास पहले से ही है। अब हमें रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे वो इस बैरियर को पार कर जाएं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो जो ये एनर्जी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, EA। तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई,
एनर्जी प्रोवाइड कराते कराते इतनी करा दी कि जिससे वो इस एरियर को एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाए। एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाएंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो एनर्जी को लूज करते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं एनर्जी पहले ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है, नीचे से ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक आने पर एनर्जी घट रही है। इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता चला जाएगा एनर्जी घटती चली जाएगी, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जो इसका ये पीक पॉइंट है, ये यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। कहने का मतलब है इस पीक पॉइंट पर, इस एक्टिवेशन एनर्जी के टॉप पर यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। फिर इंटरमीडिएट्स के जो बॉन्ड है ये टूटने लगेंगे यहाँ से, जिससे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट। जब कॉम्प्लेक्स यानी जो इंटरमीडिएट है वो डिकम्पोज होने लगेगा और प्रोडक्ट बनाने लगेगा, तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। सो द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्शन की जो फाइनल एंथैल्पी होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करती है। कैसे? आपको पता है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या ई से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ईपी माइनस ईआर। इसे ई से डिनोट कर देते हैं। तो क्या है, जो एंथैल्पी होती है रिएक्शन की वो क्या होती है? प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दें, एंथैल्पी माइनस कर दें। तो आप देखिए यहां पर इस वाले केस में जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो तो इतनी है यहां से लेकर यहां तक, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो इतनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है हमारे पास तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आएगी? प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब अगर दूसरा केस लें, क्या हो कि जैसे जैसे हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई से रिएक्टेंट्स को, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनने में जो एनर्जी लगी यानी प्रोडक्ट यहां पर बन गया। प्रोडक्ट जब जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है तो उसने एनर्जी जो लूज करी वो कम अमाउंट में करी। इस वाले ग्राफ में देखें तो एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में लूज कर रहा है प्रोडक्ट बनते समय, लेकिन क्या हो, ये ग्राफ दूसरे तरीके से बन सकता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बने, जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी जो लूज हो रही है वो कम लूज हो रही है, तो हमारे प्रोडक्ट यहां पर बन जाए। मान लीजिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारे यहां पर हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो इतनी है और यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। तो इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की ज्यादा एनर्जी है और जो रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी या एनर्जी कम है, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। तो यही यहां पर कहा गया है कि रिएक्शन की जो फाइनल एंथैल्पी होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्ट का नेचर ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट का नेचर ऐसा हो कि वो प्रोडक्ट बनते समय ज़्यादा एनर्जी लूज कर दे तो एंथैल्पी रिएक्शन की नेगेटिव आएगी। अगर प्रोडक्ट बनते समय एनर्जी कम लूज हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगी। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद प्रिसीजन, Ludwig Boltzmann and James Clerk Maxwell used statistics to predict the behavior of large number of molecules। तो क्या होता है, अगर हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखना है, उसकी एनर्जी कितनी है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो लुडविग बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्ट कर सके, उनकी एनर्जी के बारे में पता लग सके। अकॉर्डिंग टू दैम the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecule Ne upon Nt with a given kinetic energy versus kinetic energy। तो ये बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल के अनुसार जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल का एक फ्रैक्शन लिया जाता है Ne अपॉन Nt, जिनकी काइनेटिक एनर्जी E हो, उसका काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट क्या करा जाता है, ग्राफ बनाया जाता है।
यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लीजिए हमारे पास Nt है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से उन्होंने Ne नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए, और Ne नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो E है। तो जो ये Ne मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी E है, इनका उन्होंने ग्राफ बनाया काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट। हेयर Ne is the number of molecule with energy E and Nt is total number of molecule। यहाँ पर जो Ne है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी E है, और जो Nt है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब देखिए कैसे किया। मान लीजिए हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, 100 हो गया Nt। इन 100 मॉलिक्यूल्स में से 55 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी E है, तो यहां पर Ne हो गया 55। तो उन्होंने क्या किया, Ne अपॉन Nt का ग्राफ बनाया टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अगेंस्ट। यानी ये जो 55 मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी E है उनका काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट उन्होंने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ आप यहां पर देख सकते हैं। ये उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया, यानी मॉलिक्यूल का वह फ्रैक्शन Ne अपॉन Nt जिसके काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E है, और उन्होंने यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ली। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रही है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इधर बढ़ रहा है, तो ये उन्होंने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से। The peak of the curve corresponds to the most probable kinetic energy, that is kinetic energy of maximum fraction of molecule। तो इस कर्व की जो पीक है, जो टॉप वाला पोर्शन है, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है उनकी काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये टॉप वाला पोर्शन है इस ग्राफ का, कर्व का, वो कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 100 में से मैक्सिमम यानी लगभग 60 जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। बाकी जो 40 बचे, कुछ की काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी, कुछ की काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होगी। देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जीज हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। और जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे कम है, डिक्रीजिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो गई, यानी 100 में से लगभग 60 या 65 की जो एनर्जी है वो इतनी हो गई। बचे कितने हमारे पास, 40। तो 40 में से लगभग जो 20 हैं, या फिर मान लीजिए 40 में से लगभग जो 18 मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी इतनी होगी, यानी इस एनर्जी से कम होगी। क्योंकि एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचे, ये मान लीजिए 18 जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम है, बाकी जो 22 मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा है। तो इसमें यही कहा गया है कि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी उससे कम होगी या ज़्यादा होगी। 60 जो 18 मॉलिक्यूल हैं वो इससे कम है, डिक्रीजिंग है। 22 मॉलिक्यूल भी इससे कम है। तो इससे कम ही वो मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी या इससे ज़्यादा होगी। एंड द टेम्परेचर इज राइज द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो कर्व का मैक्सिमम है वो हायर एनर्जी वैल्यू की तरफ मूव कर जाता है। एंड द कर्व ब्रोडन्स आउट, कर्व ब्रॉड हो जाता है, चौड़ाई में बढ़ जाता है। कहने का मतलब है स्प्रेड्स टू द राइट सच दैट देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मच हायर एनर्जी। जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे जो मॉलिक्यूल की जो प्रोपोर्शन है, यानी वह मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जीज हाई हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, उनके अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। द एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कॉन्स्टेंट सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल टाइम। और जो एरिया है कर्व के नीचे वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहनी है। कहने का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहने हैं। अब ये आप यहाँ पर कर्व देख सकते हैं, ये कर्व यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ, टी टेम्परेचर पर कर्व ऐसा था, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, T+10 कर दिया, तो जो कर्व है वो ब्रोडन हो गया, वो थोड़ा स्प्रेड हो गया, और स्प्रेड होने के बाद वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। पीक यहाँ थी तो जो कर्व है वो राइट की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। अब इस कर्व से हमें क्या पता चलता है ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये कर्व बनाया,
ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ये हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या किया गया, टी टेम्परेचर पर कर्व बनाया गया। टेम्परेचर अभी क्या है, टेम्परेचर हमारा टी है। ये यहां पर इस तरीके से कर्व बनाया गया। यहां पर दी गई है एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये क्या है, ये EA है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी है। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है उन्हें इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना होगा। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब यहां पर ये वाला जो पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या शो करता है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो ये वाला पोर्शन है ये शो करता है कि ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार नहीं कर पाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। और जो ये इधर वाले मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब क्या है कि ये यहां से यहां तक के जो इस एरिया में जो मॉलिक्यूल हैं, वो वे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी या एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर थी, जिन्होंने इस बैरियर को पार कर लिया और ये वाले मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये जो इस एरिया में जो व्हाइट पोर्शन में जो मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो एनर्जी है वो इतनी नहीं है जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए। यानी जो इन वाले मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। इनकी एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी है, जिससे वो इस बैरियर को पार नहीं कर पाते और प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट नहीं हो पाते। और जो ये वाले मॉलिक्यूल हैं, इनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, जिससे वो इस बैरियर को पार कर पाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। या तो इनके एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। अब देखिए हमने क्या किया, टेम्परेचर T+10 कर दिया। जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो अब हमने 10 डिग्री से बढ़ा दी। तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, ग्राफ हमारा थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ब्रॉड हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ ऐसा बनेगा। यहां पर जो ये है T+10, यानी टेम्परेचर हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया है। अब इसमें देखिए, इसमें जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैं ये डॉट डॉट से कर रहा हूं, और इधर ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इनका क्या मतलब है, इनका भी सेम वही है। ये इधर का जो व्हाइट पोर्शन है, ये वाला इस ग्राफ के नीचे, इसका मतलब क्या है, ये वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार नहीं कर पाए। और इधर ये जो शेडेड पोर्शन है ग्राफ का, इसका मतलब क्या है, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आया, इससे हमारा रिजल्ट आया, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, वैसे वैसे वे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर पाए, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर थी या उससे ज़्यादा थी, वो भी इंक्रीज हो गए। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स थे, ये वाले नीचे वाले, जिनके एक्टिव जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए थे। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक्स्ट्रा और बढ़ गए, ये वाले मॉलिक्यूल और बढ़ गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है या उनके बराबर है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो टोटल कितने हुए, T+10 टेम्परेचर पे टोटल ये वाला जो पूरा का पूरा ग्राफ है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, बढ़ गए, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो गए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे वो घट गए। यानी कुछ यहाँ के मॉलिक्यूल, पहले जो कुछ यहाँ के मॉलिक्यूल थे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो इस बैरियर को पार कर जाएंगे। बैरियर को पार करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही इस ग्राफ में भी शो किया गया है। टी टेम्परेचर पर इतने मॉलिक्यूल थे जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए, T+10 किया गया, ग्राफ थोड़ा वाइड हो गया। उसके बाद ये वाले ग्रे कलर के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गए एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके, ये भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं T+10 पर जो मॉलिक्यूल है उनकी संख्या बढ़ गई जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट एट T+10, एडिशनल मॉलिक्यूल जो T+10 टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहे हैं, और ये ब्लैक कलर का एरिया जो T टेम्परेचर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं।
और इसमें एक बात और कही गई थी, जो एरिया के अंडर जो कर्व के नीचे जो एरिया है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके नीचे जो एरिया था और जो इस वाले कर्व के नीचे जो एरिया है वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है। इसमें जितने मॉलिक्यूल थे वही इस वाले कर्व में मॉलिक्यूल होंगे। बाकी ये होगा इसके कुछ मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इधर वाले, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो इधर आ जाएंगे। और इस कर्व में E A की वैल्यू भी यहाँ पर दिखाई गई है। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन E A। तो जब हम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है जो E A यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पर आपस में कोलाइड कर रहे हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ रही है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो। It is clear from the diagram that in the curve at t plus 10, the area showing the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy gets doubled, leading to doubling the rate of the reaction। तो t प्लस 10 कर्व से ये आसानी से समझा जा सकता है कि उन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन का एरिया जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या उनके बराबर है वो डबल हो रहे हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले तो इतने मॉलिक्यूल थे, फिर एक्स्ट्रा ये वाले आ गए, यानी ये इंक्रीज हो गए। ये वाले मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाएंगे।